नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन टिप डिलाइट में। आज इस वीडियो में हम वित्त वर्ष 2020-21 के बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बजट से जुड़े हुए अन्य तथ्यों की जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न पत्र हैं, पिछले 8-10 वर्षों में एग्जाम पेपर्स में जो भी बजट संबंधी प्रश्नों का पैटर्न रहा है, उस पर आधारित हैं। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही जो उनसे संबंधित तथ्यों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, वह आगे आने वाले प्रश्न पत्रों की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें और सभी तथ्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है? सबसे पहली बात दोस्तों कि संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। बजट शब्द का वहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण से यहाँ पर तात्पर्य है कि प्रतिवर्ष सरकार अपनी आय व व्यय का ब्यौरा संसद में प्रस्तुत करेगी। तो जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में बजट को कितने विषयों पर केंद्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3 विषयों पर बजट को केंद्रित किया गया है। ये क्या विषय है? सबसे पहला है महत्वाकांक्षी भारत, द्वितीय विषय है आर्थिक विकास, तृतीय विषय है जिम्मेदार समाज। संपूर्ण बजट को इन 3 मुख्य विषयों के आधार पर केंद्रित करने की कोशिश की गई है और उसी के हिसाब से बजट के एलोकेशंस किए गए हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में राजस्व घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2.7%। अब दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं कि राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटे से दोस्तों जो तात्पर्य है वह है कि राजस्व आय राजस्व व्यय से कम है या राजस्व व्यय जो है हमारा राजस्व आय से ज्यादा हो रहा है, तो वह राजस्व घाटे की स्थिति है। सिंपल अगर हम इसको इक्वेशन के रूप में समझना चाहें तो राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय जो है नेगेटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है तो वह स्थिति राजस्व लाभ की स्थिति होगी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1.8% अनुमानित किया गया है। अब यहाँ पर यह समझ लेते हैं प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा तो हमने बात कर ली कि जो राजस्व आय है वो राजस्व व्यय से कम होती है, मतलब आउटपुट नेगेटिव है। अब प्रभावी राजस्व घाटा क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो अपने राजस्व व्यय में से राज्यों को उनके करों और शुल्क का हिस्सा प्रदान करती है जो केंद्र के लिए व्यय है। किंतु राज्य के लिए स्थिति क्या होती है? राज्य उनसे कई बार संपत्तियों का सृजन करता है। संपत्तियों का सृजन से मतलब है जैसे रोड्स बना ली, पुल बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो जो है संपत्तियों के सृजन में आते हैं। अब उस व्यय में से संपत्तियों का सृजन हुआ है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, राजस्व घाटे में से जो व्यय परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया गया उसको माइनस कर लेते हैं और वह जो माइनस के बाद आउटपुट होता है वह प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो राजस्व घाटा है वह हमेशा ज्यादा होता है और प्रभावी राजस्व घाटा उससे कम होता है, जैसा कि इस स्थिति में भी है कि 0.9% यहाँ पर प्रभावी राजस्व घाटा कम है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब जान लेते हैं वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3.5% अनुमानित किया गया है। अब समझ लेते हैं राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय जो सरकार की आय है वह राजकोषीय व्यय से कम है। अगर इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो राजकोषीय आय माइनस राजकोषीय व्यय इक्वल्स टू नेगेटिव आउटकम, तो वह राजकोषीय घाटे की स्थिति है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो राजकोषीय लाभ की स्थिति है, लेकिन सामान्यतः भारत में हमेशा राजकोषीय घाटे की ही स्थिति देखी गई है। तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट मुझे लगता है मित्रों आपको क्लियर हो गए होंगे। राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय
घाटा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से कितनी राशि जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2,10,000 करोड़। विनिवेश मतलब जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं, जो पीएसयू जिनको हम कहते हैं, उनमें से सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करती है और उन्हें बेच देती है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3,23,053 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में सब्सिडी हेतु कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2,62,109 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह सब्सिडी टोटल सब्सिडी है जो कि भिन्न भिन्न योजनाओं के अंतर्गत आती है। ये जितने भी आंकड़े हैं दोस्तों, इनको एकदम याद कर लें क्योंकि इनसे कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पेपर्स में देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज को कितना किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर बैंक इंश्योरेंस कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ये बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है दोस्तों, कि जब बैंकरप्सी हो जाते हैं या बैंकरप्ट कर दिए जाते हैं तो इतना पैसा जो भी जमा धारक है उनको वापस दिया जाएगा। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा था, यस बैंक में सैंक्शंस लगा दिए गए थे तो लोग डरे हुए थे कि उनको कितना पैसा वापस मिलेगा। अब इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 लाख है। अगर आपका 10 भी जमा है तो भी आपको 5 लाख ही मिलेगा, और या आपका उससे कम है जैसे 2 लाख है तो आपको जो मैक्सिमम आपका डिपॉजिट है 2 लाख वो पैसा आपको मिलेगा। अब इसको करता कौन है? इसका एक कॉर्पोरेशन है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि इस इंश्योरेंस कवरेज को करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में विवाद से विश्वास योजना क्या है? तो इसका सही उत्तर है, यह योजना प्रत्यक्ष करों के विवादों को सुलझाने की एक योजना है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में आयुष्मान भारत योजना के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 6,429 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना भारतवर्ष के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा राशि की एक घोषणा करती है जिसमें कि लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 75,000 करोड़ रुपए की राशि का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इन राशियों को भी आप बार बार याद कीजिएगा क्योंकि यह भी आने वाले प्रश्न पत्रों में आपको दिखाई दे सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम MG नरेगा, जिसको हम कहते हैं, के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 61,500 करोड़ की राशि का यहाँ पर प्रावधान किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इससे संबंधित प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में दूध, मांस, मछली आदि ऐसी अन्य चीजें जो खराब होती हैं, उनको खराब होने से बचाने के लिए किस विशेष रेलगाड़ी का घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है किसान रेल, जो रेलगाड़ी है इस नाम से चलाई जाएगी। अगला प्रश्न देख लें। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में मत्स्य निर्यात को वर्ष 2024-25 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है 1 लाख करोड़ तक का यह लक्ष्य रखा गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बजट में वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए किस अभियान की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यह जो अभियान है वो है टीबी हारेगा देश जीतेगा। अगला प्रश्न है, उच्चतर निर्यात ऋण वितरण के लिए किस नई स्कीम की घोषणा की गई है? और इसका सही उत्तर है निर्विक स्कीम की घोषणा यहाँ पर की गई है। निर्विक का जो फुल फॉर्म है वो है निर्यात ऋण विकास योजना। इसको याद कीजिएगा, यह भी आपको परीक्षा प्रश्न पत्रों में देखने को मिल सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 बजट में घोषित धन्य लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है?
तो दोस्तों यह जो योजना है यह महिला किसानों से संबंधित है और किस संबंध में है? यह महिला किसानों को बीज से जुड़ी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उस संबंधित में यह धन्य लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 8,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बजट 2020-21 के अनुसार कुल प्राप्तियों में कौन सा पूंजी का सबसे बड़ा स्रोत है? इसका मतलब है कि कहां से सरकार सबसे ज्यादा पूंजी प्राप्त करती है। तो वह उधार और अन्य देयताओं से वह 20% है, जिसमें कि ऋण है और अन्य देयताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 के अनुसार कुल प्राप्तियों में कौन सा पूंजी का सबसे बड़ा व्यय है कि खर्च सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो कि 20% है। यह सरकार का सबसे बड़ा व्यय है, जिसकी हमने अभी आगे चर्चा भी करी थी प्रभावी राजस्व घाटे के समय पे, कि प्रभावी राजस्व घाटे के कैलकुलेशन में किस तरीके से उसका डिफरेंस किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में प्रत्यक्ष करों की कितनी कर संरचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर है 2 कर संरचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। एक की पुरानी स्कीम जो अभी तक चलती थी और एक नई स्कीम है। पुरानी स्कीम में क्या था, जितने भी वहां पे डिडक्शंस थे 80C के अंदर, 80D के अंदर, वो सब आपको वैसे ही मिलते रहेंगे और जो नई स्कीम है उसके अंतर्गत आपको किसी भी तरह की कर राहत नहीं मिलेगी और आपको सीधे सीधे कर देना पड़ेगा। लेकिन जो नई स्कीम है यहाँ पर करों की जो दर है उसको कम रखा गया, जिसको हम अगले प्रश्न में देखते हैं। आइए, वित्तीय वर्ष 2020-21 बजट में नई प्रत्यक्ष कर संरचना में कितने स्लैब हैं? तो इसमें नई कर संरचना में 7 स्लैब है। आइए देखते हैं वो क्या क्या है। ये देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, 0 से 2.5 लाख 0%, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 से 12.5 लाख 20%, 12.5 से 15 लाख 25% और 15 लाख से अधिक में 30% का यहाँ पर स्लैब रखा गया है। इसको देख लीजिए, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है और वैसे तो ये थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी आपको इससे प्रश्न पत्रों में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने रेफरेंस के लिए इसको यहाँ पर डाला हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है? तो हमारे बजट के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अर्थात 5वें स्थान पर हम हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट को किस समिति की सिफारिश पर आम बजट से अलग किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एकवर्त समिति, जो कि 1921 में बनी थी, उसके रिकमेंडेशंस पर बजट, रेलवे बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे बजट किस वर्ष फिर से आम बजट के साथ प्रस्तुत करना शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2017 से। वर्ष 2017 से फिर से रेलवे बजट आम बजट के साथ ही वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रेलवे का ऑपरेटिंग अनुपात कितना अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 96.20% यहाँ पर रेलवे का ऑपरेटिंग अनुपात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 बजट में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितना अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर है 10% यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अनुमानित है। जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन को दिखाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट में ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पर कितने प्रतिशत टीडीएस का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 1% यहाँ पर टीडीएस का प्रावधान किया गया है, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को देने वाली राशि पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मेरा आपसे बार बार आग्रह है कि इनको बार बार रिवाइज कीजिए और बार बार इनको पढ़िएगा, बार बार जितने आंकड़े हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों से आपको सहायता मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो में धन्यवाद।